हेलो दोस्तों, द त्रिशूल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड से संबंधित राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के मैं उपस्थित हूँ। दोस्तों, ये प्रश्न आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और नेट परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न अथक परिश्रम के बाद बनाए गए हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रौधा, बी है मैकियावेली, सी है मैकाइवर और डी है चार्ल्स ई मेरियम। तो व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक चार्ल्स ई मेरियम को माना जाता है और इनकी पुस्तक न्यू एस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटिक्स ने व्यवहारवाद को एक ठोस आधार प्रदान किया था, इसलिए इनको व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक माना जाता है। व्यवहारवादी आंदोलन का जो वास्तविक जनक है उनको जो है कि डेविड ईस्टन को माना जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है, अगर बौद्धिक जनक पूछता है तो चार्ल्स ई मेरियम होंगे और व्यवहारवाद का जनक पूछता है तो डेविड ईस्टन होंगे। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद से दूसरा प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा संप्रभुता की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है सुनिश्चितता, बी है विभाज्यता, सी है स्थायित्व और डी ऑप्शन दिया हुआ है अनन्यता। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आप बी देख रहे हैं अर्थात विभाज्यता, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विभाज्यता संप्रभुता की विशेषता नहीं है। संप्रभुता या प्रभुसत्ता राज्य का आवश्यक तत्व है और इसके अभाव में हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राजनैतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए है मैकियावेली, बी है टी.एच. ग्रीन, सी है प्लेटो और डी ऑप्शन दिया हुआ है रूसो। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं अर्थात मैकियावेली बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्थात राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था वह है मैकियावेली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चौथा प्रश्न है कि निम्न में से निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मजिस्ट्रेट, बी ऑप्शन दिया हुआ है गुलाम, सी ऑप्शन है स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी और डी ऑप्शन है राजनैतिक विचारक। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर जो सी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को माना जाता है। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जबकि यह आर्थिक समानता के साथ न हो, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए है जे.एस. मिल, बी है टी.एच. ग्रीन, सी ऑप्शन है जी.डी.एच. कोल और डी ऑप्शन दिया हुआ है एच.जे. लास्की। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि एच.जे. लास्की का कथन है कि राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ न हो। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। छठवां प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा मिलान गलत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है राज्य की बहुलवादी धारणा मैकाइवर और लास्की, बी ऑप्शन है राज्य की शक्ति धारणा मैकियावेली, सी ऑप्शन है अराजकतावादी मार्क्स और बेंथम विलियम, डी ऑप्शन दिया है सर्वसत्तावादी हेगेल और वेरी हार्डी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है यानी कि अराजकतावादी मार्क्स और बेंथम, यह ऑप्शन जो है कि गलत है, यानी कि इसमें जो सर्वसत्तावादी जो ऑप्शन दिया हुआ है यानी ऑप्शन नंबर जो सी है यानी कि अराजकतावादी विलियम गाडविन और प्रौधा का है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सातवां प्रश्न कहता है कि संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है आनुवंशिक व्यक्ति, बी है निर्वाचित प्रतिनिधि, सी है मनोनीत व्यक्ति और डी ऑप्शन दिया हुआ है संवैधानिक प्रधान। तो संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान संवैधानिक प्रधान कहलाता है, अतः ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है असहयोग आंदोलन, बी है रॉलेट एक्ट, सी ऑप्शन है अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल और डी ऑप्शन दिया हुआ है बारडोली सत्याग्रह। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आप सी देख रहे हैं वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि गांधी जी ने अपने जीवन का प्रथम सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती से जुड़े तीनकठिया प्रणाली के विरुद्ध किया था और गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का जो इस्तेमाल है वह 1918 ईस्वी में अहमदाबाद कारखाने के हड़ताल में किया था। अतः ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद से अगला जो प्रश्न है वह कहता है कि हमारे संविधान में प्रीवी पर्सेज और देशी राज्यों के विशेषाधिकारों का उन्मूलन द्वारा किया गया, यानी कि किसके द्वारा किया गया? 26वें संविधान संशोधन के द्वारा, 28वें संविधान संशोधन के द्वारा अर्थात अथवा 30वें संविधान संशोधन के द्वारा या फिर 32वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि हमारे संविधान में प्रीवी पर्सेज और देशी राज्यों के शासकों के विशेषाधिकारों का उन्मूलन करने के लिए 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 को पारित किया गया था और इसके द्वारा अनुच्छेद 291 और 362 को समाप्त करके अनुच्छेद नंबर 363 को क्या किया गया था? जोड़ा गया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद से 10वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ऑप्शन नंबर ए है सरदार पटेल, बी है भीमराव अंबेडकर, सी है एम.के. गांधी और डी दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है भीमराव अंबेडकर के द्वारा, यानी कि 1930 से लेकर के 1932 के मध्य भारत में संवैधानिक सुधारों के बारे में साइमन कमीशन के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था, जबकि महात्मा गांधी ने सिर्फ दूसरे सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से भाग लिया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद से प्रश्न संख्या 11 है कि निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए है चुनाव आयोग, बी है नीति आयोग, सी है यूपीएससी और डी दिया हुआ है वित्त आयोग। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है नीति आयोग यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से हुआ था और बाकी चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद नंबर जो 324 है इसके तहत किया गया है। वित्त आयोग का जो गठन है वह अनुच्छेद नंबर 280 के तहत किया गया है और यूपीएससी का जो गठन है वह अनुच्छेद नंबर 315 के तहत किया गया है। अतः ये सभी के सभी संवैधानिक निकाय हैं और नीति जो आयोग है एक यह गैर संवैधानिक निकाय है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 12 कहता है कि संविधान का अनुच्छेद जो यूपीएससी के सदस्यों को हटाने के बारे में विवरण देता है। अभी आपने देखा कि यूपीएससी का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद नंबर 315 में किया गया है, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि सदस्यों को हटाने के बारे में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 323, 317, 325 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 319। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं 317 वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत यूपीएससी के सदस्यों को हटाने का प्रावधान किया गया है और इसके अनुसार यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी सदस्य को कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। तो अतः ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद से प्रश्न संख्या 13 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यक्ष चुनाव, बी है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्रणाली, सी ऑप्शन है संसद के सदस्य के द्वारा और डी ऑप्शन है निर्वाचक
मंडल के द्वारा। तो इसमें आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनका जो निर्वाचन है एक निर्वाचक मंडल के रूप में होता है, और इस निर्वाचक मंडल में मुख्य रूप से लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं। इसके अलावा दिल्ली और पांडुचेरी दो ऐसे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां के विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 14 है कि नोटा को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार कब पेश किया गया था? वर्ष 2001 या 2 में, वर्ष 2008-9 में, सी ऑप्शन है 2013-14 में, और डी ऑप्शन है 2010 और 11 में। तो नोटा का जो अर्थ होता है वह है कि इसमें से कोई नहीं, अर्थात नॉन ऑफ द एबव, यानी कि नोटा का प्रयोग भारत की मतदान प्रणाली में सर्वप्रथम 2008-9 में किया गया था, और इसके तहत मतदाता को चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को नकारने का अधिकार दिया है। स्थानीय चुनावों के मतदाताओं को नोटा का विकल्प देने वाला छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य था, और भारत के निर्वाचन आयोग ने दिसंबर 2013 के विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नोटा का विकल्प देने का निर्देश दिया था, और वर्ष 2014 से नोटा पूरे देश में लागू है। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि भारत की मतदान प्रणाली में सर्वप्रथम 2008-9 में इसको शामिल किया गया था। इसके बाद से अगला प्रश्न है, कहता है कि भारतीय संसद के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? वर्ष 2009 में, वर्ष 2005 में, वर्ष 2006 में, और अगला जो ऑप्शन है वह है डी ऑप्शन वर्ष 2010 में। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं अर्थात 2005 है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद के द्वारा 2005 में पारित एक कानून है, और यह भारत के सभी नागरिकों को सरकारी फाइलों या रिकॉर्ड में दर्ज सूचना को देखने या उसे प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 16 है कि भारत के संविधान के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता, बी है पूरे देश में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता, सी ऑप्शन है बिना हथियार इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, और डी ऑप्शन है किसी भी व्यवसाय का पालन करने की स्वतंत्रता। तो भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता मौलिक अधिकार के रूप में आज के डेट में नहीं है वह है संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अंतर्गत इस जो मौलिक अधिकार को बात की जा रही है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके अनुच्छेद 300 क के तहत जो है कि एक विधिक अधिकार के रूप में रख दिया गया है। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 17वां प्रश्न है कि लोकसभा के स्पीकर को अपना इस्तीफा को संबोधित करना होता है, यानी कि अपना इस्तीफा किसको देना होता है? सीधे सीधे आप समझिए, ऑप्शन नंबर ए है भारत के प्रधानमंत्री को, लोकसभा के उपसभापति को या उपाध्यक्ष जिसको कहते हैं, सी ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति को, और डी ऑप्शन दिया हुआ है भारत के उपराष्ट्रपति को। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह अपनी इस्तीफा लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 18 कहता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व बैंक द्वारा बैंक की सुविधा के आधार पर दे एक चेक की तरह है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है नेहरू, बी है BN राव, सी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और डी ऑप्शन दिया हुआ है प्रोफेसर KT शाह। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि भारतीय संविधान के तहत नीति निर्देशक तत्व का वर्णन उसके भाग 4 के अनुच्छेद 336 से लेकर के 51 तक के अंतर्गत किया गया है, और इसको नीति निर्देशक तत्व को बैंक के द्वारा
दी गई सुविधा के आधार पर दे एक चेक की तरह है, इसका जो कथन है वह प्रोफेसर केटी शाह का है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 19 कहता है कि बजट के राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वित्त आयोग, बी ऑप्शन दिया हुआ है योजना आयोग, सी है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और डी ऑप्शन दिया हुआ है वित्त मंत्रालय। तो बजट का जो राजस्व अनुमान है वह वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। बजट तैयार करने के लिए वित्त मंत्रालय के आधिकारिक रूप नवंबर में विशेष रूप से रासीना हिल्स के नॉर्थ ब्लॉक में उद्योग संघों, वाणिज्य मंडलों, किसान समूहों तथा ट्रेड यूनियन के साथ कई बैठकों करके परामर्श करते हैं और इसके बाद से बजट पर वित्त मंत्रालय की नियमित बैठक होती है। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर डी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 20 कहता है कि किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए है भारत के राष्ट्रपति, बी है संसद, सी है संबंधित राज्य की विधानसभा और डी ऑप्शन है संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि किसी भी राज्य में विधान परिषद को जो है कि बनाना या समाप्त करने का जो अधिकार है वह संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद के द्वारा किया जाता है। इसके बाद से प्रश्न संख्या 21 है कि निम्नलिखित में किस केस में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया था। ऑप्शन नंबर ए है गोलकनाथ केस, बी है केशवनंद भारती केस, सी है मिनर्वा मिल्स केस और डी ऑप्शन दिया हुआ है ए के गोपालन केस। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि गोलकनाथ वाद में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा की शक्ति पर सर्वप्रथम सवाल उठाया गया था। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति नहीं है, अतः संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार में किसी तरह की कमी या छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। परंतु केशवानंद भारती जो दूसरा दिया हुआ है केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय को उलटते हुए कहा कि संसद को मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति है, बशर्ते संविधान के आधारभूत या मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि गोलकनाथ केस में। इसके बाद से प्रश्न संख्या जो 22 है करा कि दोहरी नागरिकता की प्रणाली इन जैसे देशों में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए है कनाडा और भारत में, बी है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में, सी है भारत और यूएसए में और डी ऑप्शन दिया हुआ है स्विट्जरलैंड और अमेरिका में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि स्विट्जरलैंड और अमेरिका में दोहरी नागरिकता की प्रणाली प्रचलित है। प्रश्न संख्या 23 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ, बी सी ऑप्शन है भारतीय संघ, बी ऑप्शन है प्रांतों का संघ और डी ऑप्शन दिया हुआ है भारत का संघ। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत यह कहा गया है कि भारत अर्थात जो इंडिया है वह राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 24 है कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है उसे मुक्त करने के लिए उचित न्याय की निकाय द्वारा जारी किया गया लेख है। ऑप्शन नंबर ए है क्वाटा वारंटो, बी है परमादेश, सी ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण और डी ऑप्शन दिया हुआ है उत्प्रेषण लेख। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है उसे मुक्त करने के लिए न्यायालय के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जाता है। तो इस तरह से सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 25 कहता है कि राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति निहित होती है। ऑप्शन नंबर ए है भारत के राष्ट्रपति में, बी है प्रधानमंत्री में और सी ऑप्शन दिया हुआ है संसद में और डी ऑप्शन दिया हुआ है लोकसभा में। तो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत अनुच्छेद 2 के तहत संसद किसी नए राज्य की स्थापना या गठन कर सकती है, जबकि अनुच्छेद 3 के तहत संसद अपने साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन या उसके नाम, सीमा अथवा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि राज्य बनाने और समाप्त करने की जो शक्ति है वह संसद में निहित है। प्रश्न संख्या 26 कहता है
कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद नंबर दिया हुआ है 229, अनुच्छेद नंबर 239, अनुच्छेद नंबर 259 और अनुच्छेद नंबर 249। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आप डी देख रहे हैं वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति को प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 27 है कि संविधान का वह खंड जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेवारी के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर ए है मौलिक अधिकार, बी है प्रस्तावना, सी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और डी दिया हुआ है मौलिक कर्तव्य। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में है और इस भाग का अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी के बारे में बताता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 28 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग यानी कि वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 6 वर्ष। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। इसके बाद से प्रश्न संख्या जो 29 है वह है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। कब हटा दिया गया था? अभी आपको इसी में पिछले जो एक प्रश्न में मैंने बताया है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा करके एक जो है कि विधि का यानी कि कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया गया था। तो अतः इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद से अगला जो प्रश्न है वह है कि केंद्रीय प्राक्कलन समिति में शामिल है, यानी कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 10 सदस्य, बी है आपका 20 सदस्य, सी ऑप्शन है 30 सदस्य और डी ऑप्शन दिया हुआ है 40 सदस्य। तो इस तरह से प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और ये 30 के 30 जो सदस्य होते हैं यह सभी के सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 31 कहता है कि 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मोहम्मद अली जिन्ना, बी ऑप्शन है बलदेव सिंह, सी ऑप्शन है लियाकत अली खान और डी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आप देख रहे होंगे डी वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात जो 1947 ईस्वी में गठित नेहरू की सरकार में कानून मंत्री थे वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 32 है कि पहचाने कि कौन सा एक स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है स्वास्थ्य और स्वच्छता, यानी कि स्वास्थ्य और स्वच्छता स्थानीय स्वशासन का कार्य होता है। बी है ग्रामीण आवास, यह भी स्थानीय स्वशासन का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी है कानून और व्यवस्था का रखरखाव और डी ऑप्शन है पेयजल प्रदान करना। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं यह स्थानीय स्वशासन का कार्य नहीं होता है, बल्कि यह राज्य सरकार का कार्य होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है कि भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन में निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है भाग 10 और भाग 11A, बी ऑप्शन है भाग 3 और भाग आपका जो है कि 10 का ए, सी ऑप्शन है 10 और 9A, ऑप्शन नंबर डी है भाग आपका 9 और 10A। तो इसमें आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर जो सी है अर्थात भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा क्रमशः भाग 9 और भाग 9A को जोड़ा गया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद से प्रश्न संख्या 34 है कि राजनैतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल की परंपरा को किस संशोधन के द्वारा सीमित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 56वें संवैधानिक संशोधन, बी है 52वें संवैधानिक संशोधन, सी ऑप्शन है 61वें संवैधानिक संशोधन और डी ऑप्शन है 83वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है अर्थात भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और इसके तहत राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल की परंपरा को सीमित किया गया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 35 है कि PIL से जुड़े व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर ए है न्यायमूर्ति भगवती, बी है न्यायमूर्ति वेंकटाचलैया, ऑप्शन नंबर सी है न्यायमूर्ति RN मिश्र और डी ऑप्शन है न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े। तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति PN भगवती
PIL अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से जुड़े व्यक्ति हैं और भारत में PIL अथवा जनहित याचिका के जन्मदाता न्यायमूर्ति PN भगवती तथा न्यायमूर्ति श्री कृष्णा अय्यर साहब को माना जाता है। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात न्यायमूर्ति भगवती। प्रश्न संख्या 36 है कि केंद्र सरकार किसी सिफारिशों के आधार पर भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान देता है। ऑप्शन नंबर ए है नीति आयोग, बी है वित्त आयोग, सी है लोक लेखा समिति और डी है राज्य सरकार का प्रतिनिधि मंडल। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। केंद्र सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान देता है और संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 37 है कि भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग करता है अकेले सुप्रीम कोर्ट, अकेले उच्च न्यायालय, सभी न्यायालयों के द्वारा और डी ऑप्शन दिया हुआ है उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत अनुच्छेद जो है कि 32 के तहत जो है कि सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को जो है कि 226 के तहत यह न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके बाद से प्रश्न संख्या 38 है कि जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? ऑप्शन नंबर ए है संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य, बी ऑप्शन है संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, सी ऑप्शन है संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य और डी ऑप्शन है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि जब संविधान तैयार किया गया या लागू किया गया तब उसकी प्रस्तावना में भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया था और बाद में 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत 1976 में उसमें पंथ निरपेक्ष समाजवादी शब्द को भी जोड़ दिया गया था। इस तरह से वर्तमान में भारत एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। लेकिन जब संविधान तैयार हुआ तो उस समय संप्रभुता लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था, इसको ध्यान देना है। प्रश्न संख्या 39 है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए संसद के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा, बी है प्रधानमंत्री के द्वारा, सी ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा और डी ऑप्शन दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो संविधान के अनुच्छेद 138 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक जो शक्तियां हैं उसमें वृद्धि करने की जो शक्ति है वह संसद को प्रदान की गई है। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 40 है कि बैठक हेतु विधानसभा के लिए गण पूर्ति होगी। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सदन की कुल ताकत का आधा हिस्सा। उसके बाद से ऑप्शन नंबर बी है सदन के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्य। ऑप्शन नंबर सी है सदन के कुल सदस्यों में से 1/10 सदस्य और ऑप्शन नंबर डी है 10 सदस्य। तो संविधान के अनुच्छेद नंबर जो 189 है उसके अनुसार विधानसभा की बैठक हेतु आवश्यक गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों का 1/10, किंतु यह संख्या 10 से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद से प्रश्न संख्या 41 है कि वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है न्यायाधीशों को छोड़ करके सभी सिविल सेवकों के वेतन को कम कर सकते हैं, बी ऑप्शन है न्यायाधीशों के सहित सिविल सेवकों के वेतन को कम कर सकते हैं, सी ऑप्शन है कि राज्य विधानसभा धन विधेयक पारित करने के अधिकारों से वंचित हो सकता है, या ऑप्शन नंबर डी है ऊपर दिए गए सभी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हैं वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है और इसके अनुसार वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति संघ या राज्यों की सेवाओं के सदस्यों तथा उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कमी करने का निर्देश दे सकता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 42 है कि संविधान का अनुच्छेद 370 संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से, बी ऑप्शन है अल्पसंख्यक के लिए विशेष प्रावधान से, सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जे से और डी ऑप्शन दिया हुआ है हैदराबाद कर्नाटक के लिए विशेष दर्जे से। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वह करेक्ट आंसर है। आप सभी लोग जानते होंगे कि संविधान का जो अनुच्छेद 370 है वह जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंधित है। इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 43 है
कि द फिलॉसफी ऑफ राइट द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर ए है अरस्तु, बी है आपका प्लेटो, सी है आपका हेगल और डी ऑप्शन दिया हुआ है ग्रीन। द फिलॉसफी ऑफ राइट्स जर्मन के प्रसिद्ध दार्शनिक फ्रेडरिक हीगल के द्वारा लिखी एक प्रमुख कृति है जिसका प्रकाशन 1820 ईस्वी में हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 44 है कि मार्क्स के अनुसार राज्य है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है दिव्य संस्था है, ऑप्शन नंबर बी है वर्ग शोषण के लिए संस्था है और सी ऑप्शन दिया हुआ है एक सकारात्मक अच्छाई है और डी ऑप्शन दिया है स्थायी। यानी कि मार्क्स के द्वारा राज्य वर्ग शोषण की संस्था है और मार्क्स का मत है कि राज्य एक ऐसा यंत्र का साधन है, एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली वर्ग दूसरे वर्गों का दमन करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है हाब्स पितृसत्तात्मक, बी है अरस्तु राजनीति, सी है रूसो सामाजिक अनुबंध, डी है मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र। यानी कि इसमें जो ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं बी, यानी कि अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है हाब्स पितृसत्तात्मक, बी है अरस्तु राजनीति, डी ऑप्शन है रूसो सामाजिक अनुबंध, डी है मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि यह सही मिलान नहीं है, क्योंकि हाब्स के द्वारा मुख्य रूप से जो है कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत को दिया गया था और जो पितृसत्तात्मक है वह हेनरी मेन का है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि अरस्तु राजनीति, रूसो सामाजिक अनुबंध और मार्क्स या कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र, ये तीनों का तीनों मिलान सही है, परंतु हाब्स का पितृसत्तात्मक सिद्धांत नहीं है। पितृसत्तात्मक सिद्धांत जो है वो हेनरी मेन का है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 46 है कि कौटिल्य ने अपने राज्य मंडल से विजुगीसु का राजा के रूप में उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर ए है जो विजेता होगा, बी ऑप्शन है जो शत्रु होगा, सी ऑप्शन है विजेता का सहयोगी होगा और डी ऑप्शन दिया हुआ है कि शत्रु के सहयोगी का सहयोगी होगा। यानी कि इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि कौटिल्य ने अपनी राज्य मंडल के सिद्धांत में विजुगीसु जो शब्द का प्रयोग किया था वह राजा के जो विजेता राजा होगा उसके रूप में इसका उल्लेख किया गया था। प्रश्न संख्या 47 है कि निम्न में से कौन सा एक मार्क्सवाद से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है अधिशेष मूल्य सिद्धांत, बी है आदर्श राज्य, सी है सामान्य इच्छा और डी है सामाजिक अनुबंध। तो इस तरह से इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि अधिशेष मूल्य सिद्धांत जो है वह मार्क्सवाद से संबंधित है। इसके बाद से प्रश्न संख्या 48 है कि अरस्तु को वरीयता देता है, यानी कि अरस्तु किसको वरीयता देता है? ऑप्शन नंबर ए है राजतंत्रवादी जो कि, या फिर पॉलिटी को, सी है लोकतंत्र को और डी है अल्पतंत्रवादी को। तो अरस्तु शासन के विभिन्न रूपों में से पॉलिटी को वरीयता देता है, यहाँ तक कि अरस्तु का जो पॉलिटी से तात्पर्य है वर्तमान में पॉलिटी के प्रचलित अर्थ से भिन्न था। अरस्तु की पॉलिटी का अर्थ शासन के एक ऐसे प्रकार से है जो कुछ प्रबुद्ध वर्गीय मध्यवर्गीय नागरिकों के द्वारा शासित हो तथा जो सभी के सामान्य हित को सर्वोपरि रखता हो। इस तरह से इसमें यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 49 है कि क्योटो सम्मेलन का मुद्दा किससे संबंधित था? ऑप्शन नंबर ए है आतंक से, बी है परमाणु परीक्षण रोकने से, ऑप्शन नंबर सी है आपका जलवायु परिवर्तन से और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है आर्थिक विकास से। तो क्योटो जो सम्मेलन है वह मुख्य रूप से यानी कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्योटो सम्मेलन का जो संबंध है वह जलवायु परिवर्तन से है, इसको आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 50 है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पेरिस में, बी है न्यूयॉर्क में, सी है लंदन में और डी ऑप्शन दिया हुआ है रोम में। तो इस तरह से यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह मुख्य रूप से आपका पेरिस के अंदर स्थित है, यानी कि इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को